हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 10 अक्टूबर 2020 और आज के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, और साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और उसके बाद है क्विज़। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2020। साहित्य में 2020 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो अभी हाल ही में पोएट हैं लुइस ग्लॉक। ओके, लुइस ग्लॉक ने जीता है 2020 का नोबेल प्राइज़ लिटरेचर यानी कि साहित्य में। इसके अलावा ये जो तीन हैं पोएट, इन्हें भी लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला है। पीटर हैंडके को मिला था 2019 में, ओल्गा टोकारजुक को मिला था 2018 में, और काजुगो इशिगुरो को मिला था 2017 में, और अब 2020 में मिला है लुइस ग्लूक को। तो ये एक पोएट हैं और इन्हें ये प्राइज़ दिया गया है इनकी पोएटिक वॉइस के लिए। और जो ये लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ये दिया जाता है द स्वीडिश एकेडमी के द्वारा, जो कि स्वीडन स्टॉकहोम में है। और इसके अलावा जो लुइस ग्लूक हैं, इन्हें पहले भी अवार्ड मिल चुके हैं लिटरेचर में, जैसे कि 1993 में इन्हें मिला था पुलिट्ज़र प्राइज़। ओके, 1993 में पुलिट्ज़र प्राइज़, और 2014 में इन्हें मिला था नेशनल बुक अवार्ड, और अब 2020 में इन्हें मिला है नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू होली सी। होली सी में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जयदीप मजूमदार जो कि प्रेजेंट में ऑस्ट्रिया में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त हैं, और इनको ऑस्ट्रिया के साथ साथ अब होली सी में भी भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 जयदीप मजूमदार इज़ द राइट आंसर। उसके अलावा जो नीना मल्होत्रा हैं, इन्हें अभी हाल ही में इटली में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। आर मसाकुई जो हैं, इन्हें अभी हाल ही में जमैका में भारत के हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। और जो दिव्यानी उत्तम खोरबगड़े हैं, ये अभी कुछ ही दिनों पहले कंबोडिया में भारत की अगली राजदूत बनी थी। ओके, कंबोडिया में। और जो होली सी है, ये इसकी एक ख़ास बात है कि ये फिज़िकली आपको वर्ल्ड मैप में नहीं मिलेगी। ओके, इसको वेटिकन सिटी, जो इसकी कैपिटल है होली सी की, वो है वेटिकन सिटी, और वेटिकन सिटी के नाम से ही जाना जाता है इसे। होली सी कहीं आपको नहीं मिलेगा मैप में, इसलिए ये वेटिकन सिटी के नाम से फेमस है, और ये रोम के अंडर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड साइट डे 2020 वॉज ऑब्जर्व। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व दृष्टि दिवस 2020 मनाया गया? तो अभी 8 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड साइट डे 2020 यानी विश्व दृष्टि दिवस 2020। और ये जो वर्ल्ड साइट डे है, ये अक्टूबर के एक्चुअली में सेकंड थर्सडे यानी अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है हर साल वर्ल्ड साइट डे। और इस साल जो दूसरा गुरुवार पड़ा है, वो पड़ा था 8 अक्टूबर को, इसलिए 8 अक्टूबर को मनाया गया इस साल वर्ल्ड साइट डे 2020। और इसके लिए थीम रखी गई थी इस साल होप इन साइट। ओके, थीम जरूर याद रखिएगा, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। थीम रखी गई थी होप इन साइट, और ये दिन मनाया जाता है कि जो भी लोगों में ब्लाइंडनेस है या जो विज़न इम्पेयरमेंट है, जिन लोगों की आंखें कमज़ोर हैं, इनकी दृष्टि में कोई दिक्कत है, वो रेगुलरली देख नहीं पाते हैं अच्छे तरीके से, तो उनके बारे में फोकस करने के लिए, उनके बारे में ग्लोबली आवाज़ उठाने के लिए उनकी तरफ ये दिन मनाया जाता है। तो पूरे विश्व भर में लगभग 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो प्रॉपरली देख नहीं सकते, और ये जो 1 बिलियन पीपल हैं कि इनकी जो विज़न इम्पेयरमेंट है, इनकी जो दृष्टि में प्रॉब्लम है, उसे ठीक किया जा सकता है और उससे उन्हें प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इसी बारे में आवाज़ उठाने के लिए, इसी तरफ ग्लोबल अटेंशन लाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। उसके साथ ही 9 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड पोस्ट डे 2020 यानी विश्व डाक दिवस 2020। और हर साल 9 तारीख को ये दिन मनाया जाता है ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई जा सके। जो भी पोस्टल सेक्टर है तो उसका क्या रोल है पीपल के बीच, उसके अलावा एवरीडे लाइफ में, बिजनेस में,
और उसका किसी भी कंट्री के सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है पोस्ट का या डाक का, उसके बारे में अवेयरनेस या जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड पोस्ट डे। और इसके साथ ही जो 9 अक्टूबर है, 9 अक्टूबर 1974 को जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था स्विस की कैपिटल बर्न में। और उसके बाद 1969 में टोक्यो में यूनियन पोस्टल यूनियन का एक कांग्रेस हुआ था या मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पे डिक्लेयर किया गया कि जो 9 अक्टूबर है उसे वर्ल्ड पोस्ट डे के रूप में मनाया जाएगा हर साल। तो ये एक बार रिवीजन कर लेते हैं अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आए हैं अक्टूबर के। तो सबसे पहले आया 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे, और ये पहली बार मनाया गया इस साल, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो अभी हमने देखा वो था वर्ल्ड पोस्ट डे, और 1 अक्टूबर को मनाया गया था वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे, तो दोनों अलग अलग हैं। उसके साथ ही 1 अक्टूबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस, जिसके लिए थीम रखी गई थी पैंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। उसके बाद 2 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड डे फॉर फार्म एनिमल्स, और उसके साथ ही इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, जिसे भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, और इसके लिए थीम रखी गई थी शेपिंग पीस टुगेदर। उसके बाद 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है हर साल नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक, जिसके लिए थीम रखी गई थी रोर एंड रिवाइव एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप्स। उसके बाद 4 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड एनिमल डे, और उसके बाद 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड स्पेस वीक, जिसके लिए थीम रखी गई थी इस साल सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ। उसके बाद 5 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड टीचर्स डे, इसके लिए थीम थी टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर। उसके साथ ही वर्ल्ड हैबिटेट डे, जो कि अक्टूबर के पहले मंडे को मनाया जाता है, और इस साल पहला मंडे था 5 अक्टूबर को, इसलिए थीम रखी गई थी इसकी हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। और इसके साथ ही 5 अक्टूबर को ही गंगा रिवर डॉल्फिन डे भी मनाया गया। उसके बाद 7 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड कॉटन डे। उसके बाद 8 अक्टूबर को मनाया गया इंडिया एयरफोर्स डे, और उसके साथ ही वर्ल्ड साइट डे मनाया गया, जो कि अक्टूबर के 2nd थर्सडे को मनाया जाता है, और इसके लिए थीम रखी गई थी होप इन साइट। और 9 अक्टूबर को मनाया गया अब वर्ल्ड पोस्ट डे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और हेल्पफुल भी लग रही होगी। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ हर प्लेटफॉर्म में। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। उसके साथ ही अगर आपको आज का PDF और MP3 फाइल चाहिए रिवीजन के लिए, तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पे जाके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक व्हाट विल बी द कॉन्ट्रैक्शन रेट इन इंडियाज GDP इन फिजिकल ईयर 21। विश्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की GDP में संकुचन दर क्या होगी। तो अभी हाल ही में जो वर्ल्ड बैंक है यानी विश्व बैंक, उनके अनुसार जो भारत की GDP है वित्तीय वर्ष 2021 में, उसमें संकुचन होगा, यानी उसमें गिरावट आएगी 9.6% की दर से। तो जून में वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेशन दिया था कि भारत की GDP में 3.2% की गिरावट आएगी, और पैंडेमिक के कारण लॉकडाउन हुआ और इकोनॉमी की जो हालत है वो दिन ब दिन गिरती ही जा रही है, तो इस कारण से दोबारा एस्टिमेशन दिया गया है, और इस नए एस्टिमेशन के अनुसार अब जो भारत की GDP है वो 9.6% की दर से घटेगी वर्ल्ड बैंक के अनुसार। तो जो वर्ल्ड बैंक है उसकी स्थापना हुई थी 1944 में, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में, प्रेसिडेंट हैं डेविड R मालपास, और मोटो है वर्ल्ड बैंक का वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं अभी तक इंडिया की GDP को लेके जितने भी प्रिडिक्शन आए हैं फिजिकल ईयर 2021 के लिए, और नोटिस करिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये जो निगेटिव साइन है ये दिखा रहा है GDP में गिरावट। ओके, तो जो अंकटैड है यानी UNCTAD, उनके अनुसार भारत की GDP में वित्तीय वर्ष 2021 में 5.9% की गिरावट आएगी। केयर रेटिंग के अनुसार 8 से लेकर 8.2% की गिरावट आएगी। फिच सॉल्यूशन के अनुसार 8.6% की गिरावट आएगी। UBS सिक्योरिटीज़ के अनुसार 8.6% की गिरावट आएगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार 9% की गिरावट आएगी। क्रिसिल के अनुसार भी 9% की गिरावट आएगी। S&P रेटिंग के अनुसार भी 9% की गिरावट आएगी। और अभी वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि उनके अनुसार भी 9.6% की गिरावट आएगी भारत की GDP में। उसके अलावा OECD के अनुसार 10.2% की गिरावट आएगी। फिच रेटिंग के अनुसार 10.5% की गिरावट आएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार 10.9% की गिरावट आएगी। ICRA के अनुसार 11% की गिरावट आएगी। मूडीज़ के अनुसार 11.5% की गिरावट आएगी। इंडिया रेटिंग के अनुसार
11.8% की गिरावट आएगी। NCAER के अनुसार 12.6% की गिरावट आएगी। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार 14.8% की गिरावट आएगी। और जो NSO है यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उनके हिसाब से जो भारत की GDP है उसमें 23.9% की गिरावट आएगी फिस्कल ईयर 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड जगन्य विद्या कनुका स्कीम फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स। सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए जगन्य विद्या कनुका योजना किसने शुरू की है? तभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी जी ने आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए जगन्य विद्या कनुका योजना शुरू की है। तो ये जो स्कीम लॉन्च की गई है जगन्य विद्या कनुका स्कीम, तो इस योजना के अंतर्गत जो भी स्टूडेंट हैं गवर्नमेंट स्कूल में जो कि क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक हैं, तो उन स्टूडेंट्स को 42,34,222 किट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी सरकार की तरफ से। तो इसके लिए जो एस्टिमेट कॉस्ट है जो वो है 650 करोड़ रुपए। ओके, 650 करोड़ रुपए खर्च होंगे इन किट्स के वितरण में। और इन किट में होगा 3 पेयर यूनिफॉर्म का, 1 पेयर जूतों का यानी शूज़ का, 2 पेयर ऑफ सॉक्स यानी मोजे, उसके अलावा टेक्स्ट बुक, नोटबुक, बेल्ट, स्कूल बैग। तो ये सब जितने भी ज़रूरी सामान होते हैं स्कूल के लिए, तो ये सब प्रोवाइड कराए जाएंगे इन किट्स में। तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं YS जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन और कैपिटल है अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट विल द इंडियाज़ फर्स्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब दैट इज़ एम हब विल बी सेटअप। भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र एम हब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र यानी एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब, जिसका शॉर्ट में लिखा गया है एम हब, शॉर्ट में नाम दिया गया है, तो इसे स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु में। ओके, और ये भारत का पहला एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब होगा। तो ये जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब है इसे सेटअप किया जाएगा तमिलनाडु में विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हेल्प से इसे सेटअप किया जाएगा तमिलनाडु में। और इसके बन जाने से, इसके इस्टेब्लिश हो जाने से जो तमिलनाडु है उसे काफ़ी सारे सेक्टर्स में हेल्प मिलेगी, जैसे कि सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, टेक्सटाइल, उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इन सारे सेक्टर में तमिलनाडु को हेल्प मिलेगी इस हब से, और इससे भारत को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और टेक्सटाइल के सेक्टर में। तो ये सब चीज़ें भी ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगी भारत में, तो भारत को भी इससे फ़ायदा होगा। तो अगर अभी प्रेजेंट में बात करें तो पूरे विश्व भर में भारत जो है वो 4th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। उसके अलावा जो एल्यूमिनियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, ओके, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम की पैदावार हो रही है, तो भारत वहाँ पे भी टॉप 3 में है। और आने वाले समय में भारत धीरे धीरे जो स्मॉल कार हैं, ओके, उनका मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर रहा है, तो धीरे धीरे भारत उनमें भी आगे आने वाला है। और इन्वेस्टर में बात की जाए तो जो जापान है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टर है भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सेक्टर में। तो जो तमिलनाडु है वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एडाप्पडी के पलानीस्वामी, गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और कैपिटल है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री इंडिया विल साइन मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। किस देश के साथ भारत साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा? तभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवमेंट दे दिया है, तो उस अप्रूवमेंट के अंडर में जो भारत और जापान है वो एक दूसरे के साथ साइबर सिक्योरिटी के लिए मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन यानी MOC साइन करेंगे। तो इसका राइट आंसर है 4th जापान। भारत जापान के साथ MOC साइन करेगा। तो इस MOC के बाद जो है दोनों ही देश मिलकर कोऑपरेट करेंगे साइबर स्पेस में, साइबर सिक्योरिटी को लेके। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ाई जा सके साइबर के सेक्टर में। और उसके अलावा जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज़ आएंगी और जो इन्फॉर्मेशन होगा, तो ये सब कुछ भी शेयर किया जाएगा दोनों देशों के बीच साइबर सिक्योरिटीज़ को बढ़ाने के लिए और थ्रेट्स को अलग करने के लिए। तो भारत में 2013 में नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लॉन्च की गई थी। उसके अलावा जो भारत की इकोनॉमी है, ओके, टोटल इकोनॉमी का लगभग 14 से 15% जो है ये डिजिटली आता है, यानी ये डिजिटल इकोनॉमी है। तो भारत का एम है कि 2024 तक ये जो डिजिटल इकोनॉमी अभी 14-15% पे है, इसे बढ़ा के 20% पे लाया जाए और जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको बूस्ट किया जाए। लेकिन जब डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट किया जाएगा तो वहाँ पे काफ़ी सारे खतरे बढ़ जाते हैं, जैसे साइबर अटैक के, मालवेयर के,
के सिक्योरिटीज़ पे काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं, काफ़ी सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। तो इन्हीं सारे अटैक से बचने के लिए, डेटा को सेफ रखने के लिए और जो है रैंसमवेयर जैसे मालवेयर से बचने के लिए जो भारत है वो जापान की मदद लेगा और दोनों ही देश MOC साइन करेंगे और मिल के कोऑपरेट करेंगे साइबर सिक्योरिटी के सेक्टर में। तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानीज येन और प्राइम मिनिस्टर अभी रिसेंट ही बने हैं नए, ये हैं योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के अध्यक्ष रूप में फिर से किसे चुना गया है। तो अभी हाल ही में नीलेश शाह को फिर से चुन लिया गया है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया यानी AMFI के चेयरमैन के रूप में। उसके अलावा जो M राजेश्वर राव जी हैं, इन्हें अभी हाल ही में RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। जो दिनेश कुमार खारा जी हैं, ये अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं नए। और जो चरणजीत अत्रा जी हैं, ये अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो जो नीलेश शाह जी हैं, इसके पहले 2019-2020 में भी यहीं चेयरमैन थे एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के, और अभी हाल ही में इन्हें दोबारा से इलेक्ट कर लिया गया है AMFI के चेयरमैन के रूप में ही। उसके अलावा जो सौरभ नानावटी हैं, जो कि CEO हैं इन्वेस्को एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के, इन्हें भी दोबारा से री इलेक्ट कर लिया गया है एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के। और जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया है, इसके CEO हैं S वेंकटेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्डन। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में बिस्र अल खसावने को नियुक्त किया गया है जॉर्डन के प्राइम मिनिस्टर के रूप में। उसके अलावा जो अलेक्जेंडर डी क्रू हैं, इन्हें भी हाल ही में बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। जो मुख्तार औने हैं, ये अभी हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और जो मोहम्मद हुसैन रोबल हैं, ये अभी हाल ही में सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो बिस्र अल खसावनेह का जो अपॉइंटमेंट है, इन्हें अपॉइंट किया है जो जॉर्डन के किंग हैं अब्दुल्लाह II इब्न अल हुसैन द्वारा। जॉर्डन के किंग अब्दुल्लाह II इब्न अल हुसैन ने अपॉइंट किया है बिस्र अल खसावनेह को जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के रूप में। और ये जो बिस्र अल खसावनेह हैं, ये किंग के पॉलिसी एडवाइज़र थे प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, और इनका अपॉइंटमेंट किया गया है क्योंकि कुछ ही दिनों पहले जो यहाँ के जॉर्डन के प्राइम मिनिस्टर थे ओमर अल रज़ाज़ जी ने रेजिग्नेशन दे दिया था, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। तो इसलिए अब नए प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त किया गया है जो कि हैं बिस्र अल खसावनेह। और जो कैपिटल है जॉर्डन की वो है अम्मान, करेंसी है जॉर्डेनियन दिनार, और प्राइम मिनिस्टर बने हैं बिस्र अल खसावनेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तभी हाल ही में भारत सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए एक नया ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है स्टार्टअप इंडिया शोकेस। ओके, ऑप्शन नंबर 1 स्टार्टअप इंडिया शोकेस इज़ द राइट आंसर। तो ये प्लेटफॉर्म एक वेबसाइट है और इसे लॉन्च किया गया है द डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT के द्वारा, और इसका नाम है स्टार्टअप इंडिया शोकेस। और इसे लॉन्च किया गया है, मतलब इसका मेन एम है जो भी स्टार्टअप हैं, फिनटेक, इंटरप्राइज टेक, सोशल इम्पैक्ट, हेल्थ टेक, एजुटेक और इस तरह की जो भी कैटेगरीज़ हैं, तो इनके बीच में जो भी स्टार्टअप हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टार्टअप हैं जो, तो उनको मदद करना, उनको और आगे बढ़ावा देना। तो इन्हीं स्टार्टअप्स के लिए लॉन्च किया गया है ये स्टार्टअप इंडिया शोकेस प्लेटफॉर्म। तो ये मूव करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है यूनियन मिनिस्टर रामविलास पासवान पास्ट अवे रिसेंटली एट 74। तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है अमेजन इंडिया इन पार्टनरशिप विथ IRCTC लॉन्चेस फैसिलिटी टू बुक ट्रेन टिकट्स ऑनलाइन। तो अमेजन इंडिया ने हाल ही में अभी IRCTC के साथ साझेदारी में जो ट्रेन टिकट्स होती हैं उनको ऑनलाइन बुक करने की भी फैसिलिटी दे दी है अमेजन पे। नेक्स्ट है मेघालय गवर्नमेंट पार्टनर्स विथ इजराइल टू सेटअप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन हाई वैल्यू वेजिटेबल्स।
तो जो मेघालय की सरकार है उन्होंने उच्च मूल्य वाली सब्जियों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होता क्या है, सेंटर बनाए जाते हैं कुछ ऐसे जहाँ पे जो फार्मर्स हैं या जिस भी पर्पज़ से वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाते हैं तो उससे रिलेटेड वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। तो जैसे ये उचित मूल्य वाली सब्जियों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है, तो जो भी फार्मर्स हैं जो सब्जियाँ उगाते हैं उस टाइप की, तो उनके बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी कि क्या क्या सुधार करना है वहाँ पे सब्जियों को उगाने के लिए। नेक्स्ट है ज्यूरिक इंटरनेशनल साइंड कंसेशन एग्रीमेंट विथ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉर जेवर एयरपोर्ट, दैट इज़ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तभी हाल ही में ज्यूरिच इंटरनेशनल ने जेवर एयरपोर्ट, जिसका नाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो उसके लिए यूपी सरकार के साथ रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ओके, आने वाले 40 सालों तक के लिए समझौता किया गया है। और इस समझौते के तहत जो ज्यूरिच इंटरनेशनल है पूरी तरह से जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसको यहीं डेवलप करेगी। जो भी कंस्ट्रक्शन होगा, कैसे बनाना है, क्या डिज़ाइन होगा, तो सब कुछ यहीं करेगी ज्यूरिच इंटरनेशनल ही। और लास्ट है योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेटेड द आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट इन मोदीनगर गाज़ियाबाद। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने हाल ही में गाज़ियाबाद के मोदीनगर में आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है। और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट है। और अभी पेंडेमिक के चलते काफ़ी ज़्यादा जो ऑक्सीजन है उसकी प्रॉब्लम आ रही है, सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रही है हॉस्पिटल्स में और हेल्थ केयर सेंटर्स पे। तो इसीलिए इस प्लांट को बनाया गया है कि आने वाले समय में जो ऑक्सीजन है वो लगातार आती रहे, कोई उसकी कमी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर तरीके से हर हॉस्पिटल और हर हेल्थ केयर सेंटर पे पहुंचती रहे। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ रिलीज्ड अ पिक्चर पोस्ट कार्ड नेम्ड जौ कंधेई। किस राज्य ने जौ कंधेई नाम का एक चित्र पोस्ट कार्ड जारी किया है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था, हु हैज़ इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड टनल नेम्ड अटल टनल। अटल सुरंग नामक दुनिया की सबसे लंबी ऊंचाई वाली सुरंग का उद्घाटन किसने किया है। तभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रोहतांग पास में एक अटल टनल नाम की दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली जगह पे बनी हुई सुरंग का उद्घाटन किया है। ठीक है, और ये बनी है लगभग 10,000 मीटर की ऊंचाई पे। और इतनी ऊंचाई पे जितनी भी सुरंग बनी है तो उन सुरंग की कैटेगरी में ये सबसे लंबी सुरंग है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 में, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।